आज के अतिथि मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर आपकी भेंट वरिष्ठ जनों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और तमाम गणमान्य व्यक्तियों से करवाते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वयोवृद्ध साहित्यकार श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र, जिन्होंने कविता को जिया है, साहित्य को जिया है और लगभग 90 वर्ष की उम्र में भी वे आज भी लगातार साहित्य सृजन के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार प्रयत्नशील हैं कि नए नए सोपान अभी भी तय किए जाएं। तो सबसे पहले तो सौमित्र जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने स्वस्थ प्रसन्न अगर दिख रहा हूँ कैसा हूँ। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे। हाँ। आपके अपने बारे में जी, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में जी, और जो भी आपने जीवन में अपने में साहित्य के साथ में जो भी अनुभव किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, कब आपका जन्म हुआ और कैसे आप साहित्य के क्षेत्र में आए? हाँ, मैं जिला इटावा के चंबल क्षेत्रीय बीहर में पैदा हुआ, जी, जो पारपट्टी जमुना पार कहलाता है, जिसमें महाकवि शिषपाल सिंह शिशु ने जन्म लिया। जी। मैं उसी धरती का माटी का कण हूँ और पढ़ने के साधन न होने से उस क्षेत्र में दर्जा 3 से अधिक विद्यालय का साधन न था, तो मैं बाल विधवा ताई के पास मैनपुरी आया। अच्छा। वो ताई मेरी बाल विधवा इसलिए कि मेरे ताऊ रण क्षेत्र में जो दूसरा महासमर हुआ था उसमें बगदाद बसरा में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अच्छा, अच्छा। उनके कोई संतान नहीं थे, मुझे साधन नहीं थे, तो मैं यहाँ मैनपुरी में आकर मैनपुरी की माटी ने मुझे अपना दत्तक पुत्र मान लिया। जी, जी, जी। इस तरह से मैं यहाँ भाई उदय प्रताप सिंह, शिषपाल सिंह जी शिशु, बलबीर सिंह रंग, हरिश्चंद्र देव सिंह वर्मा चातक आज महापुरुषों का सानिध्य छात्र काल में मिला। इस तरह से मुझे कविता का क्रम। अच्छा। और अगर अतिशयोक्ति न समझा जाए तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस काल की उन महाविभूतियों का दर्शन मैनपुरी जैसी बहुत छोटी जगह पर महाप्राण निराला, महिषी महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा, आज महापुरुषों का जो 1953 में विराट आयोजन हुआ था ब्रज साहित्य मंडल का। क्या बात। जिसमें सारी विधाओं के वो उस काल के विभूतियां, मैं उस काल को ये कहूँगा कि वो भूतों भविष्यति कार्यक्रम हुआ। क्या बात। कि आज वो महापुरुष नहीं जिनके दर्शनों को, जिनकी कृतियों और रचनाओं को पढ़कर हमने एमए किया था, उनके चरणों में बैठकर कविता पाठ करने को भी मिला। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपने इतने नामचीन लोगों का, इतने दिग्गज साहित्य के पुरोधा हुए हैं, उनके सानिध्य में आपने कविता पाठ किया, आपने साहित्य को जिया। आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मैनपुरी में ही हुई सारी शिक्षा? अधिकांश दर्जा 3 के बाद जितना भी मैं आर्य समाज के शरणागति में पढ़ा डीएवी स्कूल का, और गुरुदेव राजेंद्र सिंह चौहान जो हिंदी के बहुत महान साधक रहे, उनकी वाणी का वरदान इन स्वरों को मिला है। फिर यहाँ जो विभूतियों का दर्शन हुआ, क्योंकि मैनपुरी राज्य भी रानी रत्नेश कुमारी भी बड़ी अच्छी कवित्री थी और बलबीर सिंह रंग, चातक जी, शिशु जी आज राज सदन में ठहरते। तो ये तीनों मैंने जो अभी आपको पूर्व कहा कि महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा कुमारी शर्मा, विद्यावती जी कोकिल बेटी साहब के ही वनवास में ही ठहरी थी और महाप्राण निराला भी राज सदन में ही ठहरे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए भदौरिया जी कि आपकी जब शिक्षा दीक्षा आपने एमए तक आपने मैनपुरी से किया जी, तो उसके बाद में क्या रहा, फिर आपने क्या किया? क्योंकि पढ़ने के साथ वहाँ न होने से और यहाँ आकर भी मेरे साधन ताई बाल विधवा थी, चरखा काटती थी, 1-2 गाय बैल जानवर रखती थी,
जिनकी सेवा वो करती थी, मैंने आके उनकी शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार वो सेवा भी की। और पढ़ने की चूंकि मेरी ललक थी तो उस ललक के कारण मैं पढ़ता भी रहा। और आर्य समाज विद्यालय में डीएवी कॉलेज में जब इंटर में पढ़ रहा था, मेरे पिताजी का भी शरीरांत हो जाने से माँ तो पहले ही मर चुकी थी, ताई की शरण में ही ये सब हो रहा था। ताई ने भी ये कहा कि बेटे अब मैं और कुछ सहयोग नहीं कर सकूं। नहीं, फिर भी उन्होंने काफी सहयोग किया और एक अभाव में भी आपको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा दी। ये बहुत बड़ी बात है। वो सब बड़ी माँ थी मेरी। बिल्कुल। मैं उन्हें बड़ी अम्मा भी कहता था। अच्छा। तो फिर एमए करने के बाद में फिर आपने क्या किया? एमए करने के बाद प्रेम पाठशाला आर्य समाज की पाठशाला थी। उस प्रेम पाठशाला प्राइवेट थी, मान्यता प्राप्त थी, लेकिन एडिड न होने के कारण मैंने 28 वर्ष वहाँ पढ़ाया। अच्छा। हाँ, पर उस पढ़ाने की पेंशन आज तक तो जुड़ी नहीं। अच्छा। फिर इंटर में हिंदी साहित्य, रत्न साहित्य अलंकार जो लिखा है वो सब पढ़ा हुआ है, नकल का नहीं है। बहुत खूब। तो भदौरिया जी, एक बात बताइए कि जो साहित्य के जो अंकुर है वो कहाँ से प्रस्फुटित हुए? आपके अंदर कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसे मिली? उन अंकुरों का चूंकि पीड़ा और भाव की अलग को छलक लेकर के तो जन्मा ही था। बिल्कुल। तो वो घटना भी बताऊं, मैं जब मैं 8वीं में आया तो अंग्रेजी तो मुझे मालूम नहीं थी, मैं पढ़ता ही नहीं, जब उर्दू सेकंड लैंग्वेज थी जी। और ABCD भी 7वां पास किया। मिडिल हिंदुस्तानी मिडिल होता था, उसमें भी अंग्रेजी मेरी भाषा द्वितीय भाषा भी नहीं थी। जी। फिर मुझे फिर 7 पास करना पड़ा, तो अंग्रेजी नहीं आई, तो भीतर से कविताओं की अंताक्षरी वगैरह में भाग लिया करता था, तो कुछ भीतर से थे। और भाषा का जो गंगा मेरे गुरुदेव हिंदी वाले भूदेव शास्त्री जैसी विभूतियों ने जो यहाँ भी रहे, अजमेर कॉलेज में यहाँ उनका वरदहस्त था। और वो प्रेरित करते थे। एक दिन मुझे घंटे में अंग्रेजी के घंटे में खड़ा कर दिया गया। छप्पर का स्कूल था, तो मैं अगर आपको सुनाऊं तो वो कविता ही बता देगी कि मेरी क्या स्थिति है। अच्छा, सुनाइए। यद्यपि वो आज के युग में तो आश्चर्य लग रहा है, लेकिन उस कविता की इतनी नकलें हुई बाद में, मैं अंग्रेजी से परेशान नहीं लिखा था। अच्छा। हे विश्व पूज इंग्लिश माता, तुम हो इस जग की कल्याणी, तुम हो इस जग का इष्ट, देव पूजा करता मानव प्राणी, क्यों क्रुद्ध हुई मुझसे बोलो, क्यों मौन हुई मेरी वाणी, अपराध बन पड़ा क्या मुझसे, ओ मैं काले की शैतानी, तोते की तरह। वो इतने गुरजनों का ज्ञान था। तोते की तरह तुम्हें रटता, आज तो अंग्रेजी सहज हो गई है और हिंदी और संस्कृत कठिन बन रही है। तोते की तरह तुम्हें रटता, होती हो मुझको याद नहीं, मैं विनय बहुत कुछ करता हूँ, सुनती हो क्यों फरियाद नहीं, मीनिंग भी यदि हो जाए याद, स्पेलिंग चक्कर कटवाती, सेंटेंस जब भी पूछे जाते तब छाती हाय धड़क जाती। क्या बात। उत्तुसा मैं रह जाता हूँ, मर जाती मानो नानी है, मैं झूठ नहीं कहता इसमें, ये सच्ची दुखद कहानी है। घंटा सुन पैर उखड़ते हैं, सुनकर इंग्लिश के सर्राटे, छप्पर की ओर ताकता हूँ जब मुंशी जी हैं गुर्राते, जब ओपन योर बुक्स कहते तब लंबी सांसें भरता हूँ, हो जाए कहीं हार्ट फेल सिर पानी से तर करता हूँ, वैसे ही आफत का मारा क्यों मुझको अधिक सताती हो, खाने को मिलता घास लेट तो जल्दी मौत बुलाती हो, माना मैं तुमको पढ़ कर के डिग्री एमए की पाऊंगा, डिग्री एमए की भी न मिले तो भी बाबू कहलाऊंगा, मैं मान रहा हूँ इसको भी पढ़कर ऊंचा पद पाऊंगा, फिर दीवानी का चपरासी तो हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा गांव भोजपुरा दीवानी से सटा हुआ है। तो वो इसलिए उपमा वही। तब तुम ही स्वयं देखती हो जब मैं रोया झींका करता, सुनकर स्टैंड अप ऑन दी बेंच दिल मेरा तब घबराता है,
लंबा होने के कारण जब सर छप्पर से चकराता है, मैं अपनी इस लंबाई से बेहद नुकसान उठाता हूँ। छठा देकर हंसते हैं सब जब लट्ठा सा अड़ जाता हूँ। मैं सोचा करता, सन 48 की बात आजादी मिल गई थी। मैं सोचा करता खड़े खड़े, तू अंग्रेजी कब जाएगी, मेरी आजादी तो सचमुच तेरे जाने पर आएगी। अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी। मैं सोचा करता खड़े खड़े, तू अंग्रेजी कब जाएगी, मेरी आजादी तो सचमुच तेरे जाने पर आएगी। अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल चाचा की परराजी। भारत से तेरे जाने का जब सुखद संदेशा पाऊंगा, मैं सच कहता हूँ अंग्रेजी तब घृत के दीप जलाऊंगा। ये तेरी इशारा है। ये तेरे सच्चे प्रेमी ही तुझको जाने से रोक रहे, ये तेरे सच्चे प्रेमी ही तुझको जाने से रोक रहे, तेरे वियोग से व्याकुल हूँ उनके नैनों से नीर बहे, तो उन लोगों के घर जाकर हे देव आप विश्राम करो, उनकी पोथी के पन्नों में तुम पढ़ी पढ़ी आराम करो। पर मुझ गरीब को तुम बख्शो, मैं अपना नहीं सारा हिंदुस्तान रो रहा हूँ। पर मुझ गरीब को तुम बख्शो जो तुमसे दूर भागता है, आँखों में नींद नहीं आती, रातों में पड़ा जागता है। मथुरिया जी, आज 70 साल के बाद भी आपको ये कविता कंठस्थ है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये एक त्रासदी है हमारी, अंग्रेज चले गए उसके बावजूद भी अंग्रेजी है, लेकिन अब आज की स्थिति में एक वैश्विक भाषा है। तब से ही आपको बीजारोपण हुआ साहित्य का। ये सन 48 की रचना है जी कि तो मान लो कि ये कविता की इससे पहले कुछ और नहीं, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी थी ये, और बहुत सी ऐसी रचनाएं। कभी समय अगर एकांत गोष्ठियां ने, क्योंकि मैं इन अखाड़ों को प्रणाम नहीं किया मैंने, अखाड़े में पहुंच गया किसी बेबसी में, वो मेरा सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य। अच्छा भदौरिया जी, हाँ, आपका जन्म सन 28 में हुआ था, यानी कि आजादी से लगभग 19 वर्ष पहले। जी हाँ। तो निश्चित रूप से आपने वो दौर भी देखा होगा, आजादी का दौर देखा होगा, तो क्या महसूस करते थे, आपकी क्या भावनाएं थी उस दौरान? इन कविताओं से अगर मुखर न हो पा रही हूँ तो फिर और बताऊं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं थी, बड़ी बड़ी वो सपने तो अभी तो आए नहीं है जी। संभव है आ जाए, लेकिन भारत करवटें ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी करवटें ले रहा है जिसको मैं क्या बताऊं, आप सबकी धड़कनों में वो बोल नहीं है, और उन बोलती हुई धड़कनों से लग रहा है कि भारत का, क्योंकि भारत भाव प्रकाश का की आराधना का देश है, सारे विश्व के कल्याण की कामना का देश है, सारे विश्व को बंधुत्व का संदेश देने वाला देश है। तो वह जो व्यापक दृष्टियां अभी साकार नहीं हुई हैं, विश्वास है कि ये अभी नहीं हो रही हैं। क्षुब्ध तो मैं हूँ, लेकिन क्षुब्ध का मतलब निराश नहीं है। झंझावात रहेंगे हरदम, ऐसी बात नहीं, आंधी टिकती नहीं, बिटप तो फिर भी रहते हैं, लिए फलों की भेंट थपेड़े अनगिन सहते हैं, जनहित काले भार साधना रत मेरे साधक, धरो न उस पर ध्यान कि जो निष्क्रिय जन कहते हैं, सहो बार पर बार मगर तन महता भंग न हो, उजड़ जाएंगे बात वमंडर सुख सौगात नहीं, झंझावात रहेंगे हरदम, ऐसी बात नहीं, झंझावात चले जाते, नीरवता रहती है। क्या बात है, क्या बात है। झंझावात चले जाते, नीरवता रहती है, चढ़ती बाढ़ उतर जाती पर सरिता बहती है। क्या बात है, क्या बात। क्रियाहीन कोलाहल तम्मू स्वयं छिपाता है, साकार क्रिया प्रकृति हो सब कुछ कहती है, सहो पर घात मगर तन्मयता भंग न हो, उजड़ जाएंगे बात वमंडल सुख सौगात नहीं, छेनी चलती है करें विचलित आघात नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं इनकी। धीमी गति को देख, धीमी गति को देख, धैर्य का साथ नहीं छोड़ो, धीमी गति को देख, धैर्य का साथ नहीं छोड़ो, लेकर क्रांति मसाल शांति का हाथ नहीं छोड़ो। वाह वाह वाह। कुरुक्षेत्र में खड़ा राष्ट्र का
अर्जुन का रथ है। कुरुक्षेत्र में खड़ा राष्ट्र के अर्जुन का रथ है। तुम सारथी सुजान जिधर चाहो रथ को मोड़ो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत तुम सारथी सुजान जिधर चाहो रथ को मोड़ो, जिससे मिटे कुहासा उन्मन अर्जुन के मन का, जिससे मिटे कुहासा उन्मन अर्जुन के मन का, वह विराट झांकी दिखलाओ, कांपे गात नहीं, झंझावात रहेंगे हरदम। ऐसी बात नहीं। ये बहुत अच्छी आपकी भावनाएं रही और आपने बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी संदेश दिया उस जमाने में युवाओं को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, और जो क्रांति की मशाल लेकर निकले थे उन लोगों को। तो आपने क्या महसूस किया? आपने आजादी जब हमको मिली तो क्या क्या सपने संजोए थे आप लोगों ने? उसमें क्षत विक्षत तो हूँ, पर मरा नहीं, न मरने वाला। ये इसको अगर मैं 4 पंक्तियों में कहूँ, कह रहा स्वरदीप मेरा मैं ऋचाओं से जला हूँ, कह रहा स्वरदीप मेरा मैं ऋचाओं से जला हूँ, भागते तम के पड़ी पीछे किरण का फासला हूँ। क्या बात है, क्या बात। शब्द वेदी बाण लेकर युद्ध, शंकाओं के लिए भी इशारा है। शब्द वेदी बाण लेकर युद्ध आया है तो आए, बाण वेदी अंगिरा की मैं गिरा लेकर चला हूँ, बाण वेदी अंगिरा की मैं गिरा लेकर चला हूँ, भागते तम के पड़ी पीछे किरण का फासला हूँ। यदि लगा पाए लगा तू जिंदगी की सांस का कुछ मोल, बोल पा तो काल के फन पर थिरकते पाँव कीजिए बोल। यदि जगा चैतन्य शब्दों में सुना उस सत्य का जय घोष, कि आदमी लिखता हुआ इतिहास है, मिटता हुआ भूगोल। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत ही सुंदर रचनाएं की अपने उस दौरान। मैं गंगा यमुना की धारा के वक्षस्थल में जन्मा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ का अगर स्वर भी नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। बलवीर सिंह रंग, शिशुपाल जी का आपको स्नेह मिला और उनकी प्रेरणा मिली आपको। निश्चित रूप से उस दौरान जो कवि सम्मेलन होते थे, एक आनंद रहता था। लोग दूर दूर से कविताएं सुनने आते थे। तो उस दौरान का कोई अनुभव आपका कोई? इतना अनुभव हुआ। तब तालियां कविता सुनने से पहले कवियों के दर्शन करके तालियां बजती थी। आज के कवि सम्मेलनों में तालियां मांगी जाती हैं कि हमें तालियां बजाओ तब कविता सुनाएंगे। ये अंतर तो मैंने कहा। मैंने बलवीर सिंह रंग, शिशुपाल सिंह शिशु और गोपाल सिंह नेपाली, रामावतार त्यागी, इन सब के साथ निराला जी 53 में आयोजन में मैनपुरी पधारे थे। उसके बाद 58 में मैं आकाशवाणी इलाहाबाद गया और सुनतानंद जी पंत उस समय वहाँ आकाशवाणी के जो सर्वोच्च पद होता है, मैं उनकी अध्यक्षता में कविता पाठ किया। आगे श्रोताओं में राजचंद जोशी जैसी विभूतियाँ बैठी थी। हमारे आत्मसखा पंडित जगत प्रकाश चतुर्वेदी के देखो पंडित जी राजचंद जोशी जैसी विभूतियाँ बैठे, इनको प्रणाम करो। तो मैं गया, जो पैर छुए, कविता सुनने के बाद मेरी माटी आदि कविता से प्रभावित हुए। बोले अभी तक कहाँ रहे? तो मैंने कहा मेरे जैसे जाने कितने और रह रहे, वहाँ हूँ। तो इस पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, या कहिए प्यार का आशीर्वाद दिया। तो मैं ये आशीर्वाद कहो चाहे नोबेल प्राइज कहो, ये पाया। क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में वैसे भारत की माटी चंदन अबीर हो गई है, लेकिन मैं उससे पहले देसी हल से मैंने हल चलाया है चंबल के बेहड़ के खेतों में। तो वो ढेलों पे चला हुआ शरीर बोल रहा है। अगर आप बिल्कुल 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 सुना दूं? बिल्कुल सुना दीजिए। तो माटी से आप पता लग जाएगा। माटी को देखो नहीं घृणा की आंखों से, माटी की महिमा समझो हृदय उदार करो, माटी से कीमत है माटी की मूरत की, ओ माटी के पुतलो माटी से प्यार करो। क्या बात है। माटी की महक समाई है मन प्राणों में, माटी की महक, क्योंकि गंधवती नाम भी है। पर आप विद्वान सभी भाषा में व्याख्या नहीं करना चाह रहा, लेकिन
इशारा कर रहा हूँ कि उनका अर्थ है, माटी की महक समाई है मन प्राणों में, माटी की मृदुता छलक रही मुस्कानों में, माटी का उस मचलता है जनजीवन में, माटी की मस्ती है कजली की तानों में। माटी उठती है तो तूफान उठाती है, माटी करवट लेती धरती थर्राती है। जो माटी को मुर्दा कहता वो भूल रहा, माटी तो मुर्दों में लो प्राण जगाती है। क्या बात है, क्या बात। माटी है नित्य नवीन, कोई उम्र बताए माटी की। माटी है नित्य नवीन पुरानी होकर भी, माटी है सबसे दीन कि दानी होकर भी, माटी है नित्य नवीन पुराना दर्शन। बिल्कुल। माटी है नित्य नवीन पुरानी होकर भी, मैं मशवरा दे रहा हूँ। माटी है नित्य नवीन पुरानी होकर भी, माटी है सबसे दीन दानी होकर भी, माटी की परतों में दर्शन के पृष्ठ खुले, माटी की परतों में दर्शन के पृष्ठ खुले, प्राणी पढ़ पाते नहीं कि ज्ञानी होकर भी। अंतिम पंक्तियां हैं, तालियां ऐसे बजती थी, मांगी नहीं जाती थी। और सुन ली, अंतिम पंक्तियां हैं, माटी तो सचमुच में सोने की जननी है, माटी तो सचमुच में सोने की जननी है, माटी को सोना कहकर मूल्य घटाना मत, माटी को सोना कहकर मूल्य घटाना मत, माटी है अक्षय कोष धरा के रत्नों का, माटी को सोना समझ कहीं सो जाना मत। ये संदेश है। अगर बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी बात, माटी से जुड़ी बात, माटी के लाल के द्वारा बढ़िया बात कही आपने। तो भदौरिया जी, इतनी आपकी जीवन यात्रा में आपने इतने उतार चढ़ाव देखे, साहित्य यात्रा के बहुत सारे संस्मरण आपके रहे होंगे, हमारे साथ एक दो संस्मरण शेयर भी किए। जो आपने जो भी कुछ लिखा वो प्रकाशित भी हुआ होगा, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई अब तक? हाँ, पहला संकलन सन 65 में माटी मुक्तक से निकला, जिसका विवरण मैंने जो पुस्तकें दी उसमें है, उनकी प्रतियां मैंने बांट दी। अब भी उनका कहीं न कहीं अंश पड़े हुए हैं। 8-9 किताबें, अपना दीप जलाओ, माटी और मुक्तक पहली किताब है, फिर ज्योत के फूल, सौमित्र के स्वर, मुक्तक सौमित्र। तो भदौरिया जी, आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी रची और आपने अपनी भावनाओं को, कविताओं को, शब्दों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, और कोशिश की कि जो माटी से जुड़ी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो आपको निश्चित रूप से हिंदी संस्थानों ने, जो प्रदेश सरकारों ने भी आपको सम्मानित किया होगा। कौन कौन से पुरस्कार आपको प्राप्त हुए? इतने महान हिंदी अनुरागियों और हिंदी साधकों को किन किन को स्मरण करूं। मेरी इटावा जन्मभूमि में हिंदी के बहुत अनुरागी उत्तर प्रदेश न्याय विभाग है, उसके हमारे प्रेम शंकर जी गुप्त जैसी हिंदी अनुरागी व्यक्तित्व ने मुझे 2 बार सम्मान दिया। गंगदेव जी का पुरस्कार और गुलाबराव भीमसेन शर्मा पुरस्कार। भदौरिया जी, आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी कुछ पुरस्कार मिले हैं। एक साहित्य भूषण सम्मान मिला था शायद आपको 2005 में, और उसके बाद 2014 में वीरांगना अवंतीबाई सम्मान आपको मिला था। जी साहब। जी। जो पुरस्कार मिला उसका चित्रवत प्रमाण भी उपस्थित है। जी। और उसके दृष्टा भी भाई दीन जी इन सब में उपस्थित रहे। तो वर्तमान में साहित्य से जुड़े हैं, निश्चित रूप से साहित्य से अनुराग है ही आपका। तो वर्तमान भी आपका लेखन चल रहा है क्या? बराबर कुछ न कुछ लिखता पढ़ता। पहले की रचनाएं जो पढ़ी हैं, और इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जो अगर वो संभाल सके तो जैसी इस आकार में ये भी तब आ पा रही हैं जब कई मित्रों के सहयोग व्याप्त है। और ये जो पुरस्कार अभी आपको मैंने बताया और जो आप जान रहे हैं, भाई उदय प्रताप और माननीय मुलायम सिंह जी के काल में मुझे ये 2 पुरस्कार सम्मान के साथ सरकारी मिले। अब उन्होंने जब मेरी अकिंचन कृतियों को, मेरे कृतित्व को महत्व दिया, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत अधिक सम्मान दिया। मैं इस माटी का कण हूं और
जन जन तक इससे ऋण होने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित रूप से आप को जो भी सम्मान मिले हैं उन सम्मान से आप सम्मानित नहीं हुए, बल्कि वो सम्मान सम्मानित हुए हैं। अब ये आपकी भाषा में जो है मैं कैसे कहूँ। चलते चलते एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, स्वागत कि कविता की स्थिति वर्तमान में क्या आप महसूस करते? कविता की, वैसे कविता की धारा तो कभी बंद होगी नहीं, क्योंकि जीवन और कविता है तो जीवन है, और जीवन है तो कविता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वर्तमान है, अच्छे स्वर हैं, कहीं उभरते हैं, कहीं डूबते उछलते को नजर आ रहे हैं, लेकिन चल रहा है, अच्छा है। या तो कहिए कि अब मेरी इस आयु की जो सूझ समझ है युवानुकूल है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, बिल्कुल आपने जो भी रचा है, जो भी आपने पढ़ा है, हाँ। जो भी आपने महसूस किया है, मैं 4 पंक्तियों में बात कहना चाहता हूँ आपकी कविताओं के लिए। हाँ। कि कौन कहता है मात्र ये कल्पना है, कौन कहता है मात्र ये कल्पना है, कविता नहीं ये व्यथित मन की वेदना है। जय हो। और मूक शब्दों के प्रखर अंगार लेकर आह से उपजी है ये वो चेतना है। वाह 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 वाह। आह से उपजी है ये वो चेतना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये साहित्य यात्रा लगातार जारी रहेगी, आप शतायु हों, स्वस्थ रहें और लगातार साहित्य सृजन में लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में पधारे। आपने हमसे इतनी विस्तृत चर्चा की अपने बारे में, अपनी कविताओं के बारे में और वर्तमान जो संदर्भ है उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभकामनाओं को लेकर और आप सबके ऐसे, आप राष्ट्र शिल्पी, जैसा मैंने निवेदन किया, आप राष्ट्र शिल्पियों से राष्ट्र का नया प्रारूप तैयार हो रहा है और वो क्रियात्मक रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। आपकी शुभकामनाएं लेकर मैं भी धन्य हो रहा हूँ। और ये आगरा जहाँ ताजमहल का नगर है, वहाँ यमुना का किनारा भी है। जी, जी, क्योंकि जी, ये कृष्णमयी धरती है ब्रज की, जहाँ ब्रजांगनाओं ने रास रचा था, वह भूमि है। मैं तो ये कहूँगा कि ताजमहल अपनी छवि जो गंगा की धारा में देखता है तो और उसका रूप निखर उठता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।